हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग सीटेट के लिए पीवाईक्यू सीरीज के प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज मिक्स्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन यही है पेपर 2 और पेपर 2 2021 जनवरी का ये पेपर है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को जनवरी 2021 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। दूसरा है ऑप्शन कि मैच्योरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। तीसरा है लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो इसमें वाइगोत्स्की का जो मानना है, हमें ये बताना है। वाइगोत्स्की का कहना है कि लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज का, भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की का कहना था कि उनका कौन सा पर्सपेक्टिव था, सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दिया था, है ना। उनका पर्सपेक्टिव था सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक। उसमें क्या था कि सोशियो कल्चरल में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही। तो उनका कहना है कि जो रिलेशनशिप होता है बच्चे के विकास में और सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का जो होता है, जिस सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चा रहता है, जिस माहौल में रहता है, उससे उसका बच्चे का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है। वाइगोत्स्की का कहना था कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट मेडिएटर है बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मतलब अधिगम और विकास के बीच में भाषा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक इम्पॉर्टेंट मध्यस्थ का काम करता है, मेडिएटर का काम करता है। तो लिंग्विस्ट जो भी होते हैं, भाषाविदों का विचार इसमें डिफर हो सकता है कि कैसे बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन इस बात से वो डिफर नहीं करते कि लैंग्वेज जो है वो बच्चों के विकास में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल रोल होता है बच्चों के विकास में। लैंग्वेज का रोल जो होता है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है, कि इसका रोल मुख्य रोल प्ले करता है। ठीक है, बच्चों के विकास में। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि लैंग्वेज बच्चों को जो भी कठिन कार्य होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, उसको सॉल्व करने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है कि इम्पल्सिव एक्शन, बच्चे खुद को कंट्रोल करते हैं इम्पल्सिव होने से, अचानक से कुछ करने में जो वो करने को टेम्पटेड होते हैं। जैसे कि वो इलेक्ट्रिक स्विच या आग को छूने जाते हैं तो दे से नो टू देमसेल्व्स, वो खुद को नो कर लैंग्वेज के थ्रू अपने को रोकते हैं। टू प्लान ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम बिफोर, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले उसके सॉल्यूशन का वो प्लानिंग करते हैं। तो ये अपने बिहेवियर को मास्टरी करने के लिए इन सब चीज़ों में लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो वाइगोत्स्की का मानना था, विश्वास था कि लैंग्वेज कल्चर्स में, अलग अलग कल्चर्स में लैंग्वेज अलग होता है, अलग कम्युनिटीज में भाषा का अंतर होता है, थिंकिंग का अंतर होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके कंडीशंस भी अलग अलग होते हैं। इसलिए लैंग्वेज एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यह मेंटल प्रोसेस जो सामाजिक और कल्चरल, सोशल कल्चरल माहौल में जो रह रहे हैं उसमें, उसके डेवलपमेंट में, मेंटल प्रोसेस के डेवलपमेंट में लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बच्चे अलग अलग
लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं एक क्लास में, डाइवर्स विविधता होती है, तो टीचर को के लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वह बच्चों को समझे और उन्हें सेकेंड लैंग्वेज की ओर ट्रांजिट करे। इसलिए लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम is one in which the teacher uses rewards and punishment to direct children behavior। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें शिक्षक व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। The teacher is flexible and caters the needs of individual children। शिक्षक का व्यवहार लचीला होता है, मतलब हर बच्चे की ओर ध्यान देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग एकमात्र स्रोत के रूप में करता है। टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। बच्चे की एबिलिटीज के अनुसार, उनकी क्षमताओं के आधार पर बच्चों को बांटता है अलग अलग ग्रुप में। तो नहीं, यहाँ पर जब भी आप टीचर के बारे में कुछ लिखेंगे या स्कूल के बच्चों के प्रति बिहेवियर के बारे में लिखेंगे, तो हमेशा जो सबसे पॉजिटिव होगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है और यहाँ बच्चों के नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है जो भी करिकुलम बनता है, जो भी प्लानिंग होती है क्लासरूम में, इस तरह से होती है कि वो बच्चे को ध्यान में रख कर कि किसी भी क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग वातावरण से आते हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी उनमें भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए ऐसा अप्रोच को अपनाया जाता है या सलाह दी जाती है कि जो डिफरेंट जो प्रैक्टिस पहले से चला आ रहा था, जिसमें यूनिफॉर्म करिकुलम होता था, एक जैसा लर्निंग मटेरियल होता था, एक तरह की लर्निंग एक्टिविटीज़ होती थी, समान समय और सारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी सेम होता था, तो वो प्रैक्टिस को बदलकर लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की बात की जाती है। अब चाइल्ड और चाइल्ड फोकस होता है आजकल। बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में चाइल्ड ही सेंटर होता है। एंटायर प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का केंद्र कौन होता है? बच्चा होता है। चाइल्ड निष्क्रिय नहीं होता, ये इज नॉट ए पैसिव बट एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसलिए उसको ध्यान में रखकर ही सारा कुछ प्लान किया जाता है। क्लासरूम प्रोसेस में बच्चा जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। वह ये क्लास में एक डेमोक्रेटिक क्लाइमेट होना चाहिए ताकि हर बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले। डेमोक्रेटिक क्लाइमेट का मतलब है कि हर को इक्वल चांस मिले। ठीक है, और इंटरेक्शन, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने का अवसर मिले, इंटरेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी मिले और टीचर के साथ भी बच्चे इंटरेक्ट करें फ्रीली और टीचर और बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर टीचर फ्लेक्सिबल होगा और बच्चों के नीड्स को, हर बच्चे के व्यक्तिगत ज़रूरतों को देखेगा और पूरा करेगा। स्टूडेंट लर्निंग जो होगा वो समूह में मिलकर सीख पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन को एक्टिवली शेयर करेंगे। एक्टिविटी जो भी प्लान होगी टीचर के द्वारा, वो चिल्ड्रन के द्वारा जब वो कैरी किया जाएगा टीचर के प्लान को, तो लर्निंग का मीडियम जो है वो टेक्स्ट बुक ही केवल नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग किया जाएगा। बहुत तरह के टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी का प्रयोग किया जाएगा ताकि सब तरह के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा क्लासरूम में। उसके अलावा टीचर एक फ्रेंड और फैसिलिटेटर बन जाएगा बच्चों के लिए, ना कि वो टीचर कंट्रोलर या डिक्टेटर होगा, बल्कि वो फैसिलिटेटर होगा और वो बच्चों को मदद करेगा। इसलिए इसका आंसर होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वहाँ है जहाँ
वह होता है जहाँ टीचर फ्लेक्सिबल होता है और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्बर्ट बैंडुरा, स्किनर, वाइगोत्स्की एंड जीन पियाजे। तो अभी देखिए, ये भी हमने वाइगोत्स्की का अभी सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ा, फिर अभी दूसरा क्वेश्चन। तो मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में एक सिद्धांत से कई क्वेश्चन आए हैं, इसलिए वाइगोत्स्की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोहलर, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सारे तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप सबके थ्योरीज को भी पढ़ लेंगे, कंटेंट को भी पढ़ लेंगे। तो वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी अभी हमने देखा था लर्निंग और कोग्निटिव डेवलपमेंट में, और हम ये भी जानते हैं कि वाइगोत्स्की क्या है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और वो एक टीचर भी थे, इसलिए उनकी थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट, उनका कहना है कि लोग जो होते हैं वो किसी कल्चर से जुड़े होते हैं, किसी संस्कृति में रहते हैं, उनका एक संस्कृति होता है, वो जहाँ भी रहते हैं। तो वो बच्चा जो उनका विकास जो होता है व्यक्ति का बचपन से लेकर बड़े होने तक, वयस्क होने तक किसी कल्चर में, तो वो सारे एक्टिविटीज़ और जो भी उनकी सोच होती है वो उसी फ्रेमवर्क में, जिस कल्चर में, जिस सोशियो कल्चरल वातावरण में वो रहते हैं उससे जुड़ी होती है। उनके सोच का विकास वैसा ही होता है, उनकी सारी एक्टिविटी उसी के अनुसार होती है। इसलिए उनका जो विकास का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो विकास की प्रक्रिया होती है, वो बच्चे के इस कैसे समझा जा सकता है? तो बच्चे का जो अंतःक्रिया होता है कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उससे समझा जा सकता है। यह पर्सपेक्टिव ये भी बताता है कि बच्चे की लर्निंग जो है उनके विकास का सेंट्रल पार्ट है। इसलिए लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। तो लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का इंटरेक्शन होता है अपने आसपास के बड़े और अपने सहयोगी सहपाठियों के साथ। तो एवरी फंक्शन ऑफ चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, पहला जो उसके सोशल लेवल पर और दूसरा कि बच्चे के अंदर। तो इसलिए हायर ऑर्डर का जो मेंटल प्रोसेस होता है वो पहले लोगों से जब वो इंटरैक्ट करता है तब पता चलता है, उसके बाद ये प्रोसेस बच्चे के द्वारा अंतर्निहित कर लिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, बड़ों के द्वारा और बच्चों के इंटरेक्शन से होता है, और उसके बाद वो बच्चे उसको इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है। इसलिए कल्चरल टूल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कथन वाइगोत्स्की का है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म in a classroom needs to be understood as by the teachers। अब यहाँ पर भी जो है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्लासरूम में कैसे शिक्षकों के द्वारा किस चीज के रूप में समझा जाना है। हमेशा मैंने कहा कि पॉजिटिव समझना है, तो इसका सबसे पॉजिटिव आंसर क्या होगा? गिफ्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, एक सिस्टम का इशू तो भी नहीं हो सकता, बल्कि एक एसेट और रिसोर्स इसको समझना है। हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर हमें चुनना है। तो इन चारों में सबसे पॉजिटिव आंसर यही है, और यही इसका सही आंसर भी है कि जो बहुभाषावाद है, जो क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बोलियों वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, शिक्षक को उसे क्या समझना चाहिए? एक एसेट के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में समझने की आवश्यकता है टीचर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीड्स ऑफ गिफ्टेड
एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को किसके द्वारा पूरा करना चाहिए? प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं के समाधान के लिए विशेष निर्देश देकर, एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेमोरी बेस्ड टेस्ट, स्मृति पर आधारित परीक्षणों के द्वारा, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, बोर्डम को रोकने के लिए, ऊब को, क्लास में जो मोनोटोनी होती है उसको रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य देना और गतिविधि देना ताकि बच्चे उसमें इंगेज हो जाए, और गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसके लिए अभिसरण सोच की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्या है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? वैसे बच्चे होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन जो कि जिनका परफॉर्मेंस हमेशा और अन्य बालकों की तुलना में अच्छा होता है और उम्दा होता है। तो ये कुछ सुपेरियर इनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है जो कि कुछ ही परसेंट पॉपुलेशन में होता है, अपर साइड ऑफ 2 और 3% लोगों में होती है। तो ये क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो कुछ नए आइडियाज, कुछ हमेशा नई चीज के बारे में अपने विचार देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका क्या है कि वो नया मीनिंग निकालते हैं, हर सोशल वैल्यूज का कुछ नई चीज बताते हैं। इन ऐसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बच्चों की सेट जो होता है उनका इवेल्युएशन अलग तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है कि वो नए नए आइडियाज लाते हैं और उनका वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं और जटिलता को प्रेफरेंस करते हैं, जटिल चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, टॉलरेंस भी उनमें पाया जाता है। तो ये गिफ्टेड और क्रिएटेड चिल्ड्रन को कैसे एड्रेस करना है, टीचर को क्लास में कैसे उनको टैकल करना है, हैंडल करना है, कैसे उनकी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करना है, तो टीचर को पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन बच्चे किन बच्चों में इस तरह की स्पेशल एबिलिटी दिख रही है। तो वो ऑब्जर्वेशन से उन टीचर को पता चलता है, उनके इंटरेक्शन स्टाइल से पता चलता है, और जिस तरह से वो उनको कुछ असाइनमेंट दिया जाता है तो असाइनमेंट को जिस तरह से वो पूरा करते हैं इससे पता चलता है। और तो इसमें क्या है कि बच्चों को क्या करना है कि एनरिच्ड कंटेंट प्रदान करना है और उनको एडिशनल बुक्स और जर्नल्स उनकी स्टडी के लिए देना है, इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, बच्चों को चैलेंजिंग टास्क देना है और एक्टिविटीज़ ताकि वो बोर ना हो, और उनके बच्चों की जो क्रिएटिविटी है इसको क्वेश्चंस को पूछकर उन डाइवर्जेंट नेचर का, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि बहुत सारे किसी समस्या के कोई समस्या दी जाए ऐसे बच्चों को तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं और उसमें जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है उसको अपनाया जाता है। तो उन्हें पजल सॉल्व करने के लिए, रिडल सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह के बच्चों की क्रिएटिविटी को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना है, चैलेंजिंग और टास्क और गतिविधियां देना है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो पहला है एनालाइजिंग देयर रीडिंग and writing skills, assessing their ability to solve complex higher order problems, finding out their social cultural context, और a thorough physical health checkup। उनके पढ़ने लिखने उनके तरीकों को, उनके कौशल का विश्लेषण करके उनकी एबिलिटी, उच्च क्रम की या हायर ऑर्डर की समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता करके और एक संपूर्ण शारीरिक जांच करके। तो नहीं, यहाँ पर क्या है, डिसलेक्सिया जो होता है ना, उनको बच्चों को लिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है, वो लेटर्स को उल्टा समझते हैं, उन्हें लिखने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए उनके लिखने और पढ़ने के कौशल का विश्लेषण करके ही उनकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें उसी में तक दिक्कत होती है, ये बच्चे
डिसलेक्सिक होते हैं उन्हें लेटर उल्टे देखते हैं तो उन्हें पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग and broadening the developmental possibilities for all sexes each जेंडर की रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और सभी लिंग के लिए विकासात्मक संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए प्रभावी कक्षा रणनीति क्या होगी? फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, समान लिंग के क्षमता समूह, मतलब लड़कों का एक समूह लड़कियों का एक समूह। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स प्रमोट डिस्कशन, मिश्रित सेक्स मतलब लड़का लड़की को मिलाकर ग्रुप बनाना और समूह बनाना और डिस्कशंस को बढ़ावा देना। टू इग्नोर और डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, मतलब कि जैविक मतभेदों को नजरअंदाज करना। टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, समाज में जिस तरह से लड़के लड़की को रोल असाइन किया गया है उस तरह का रोल उन्हें सौंपना। तो इसका आंसर है कि हमें ऐसा गतिविधि करना है मिक्स सेक्स एक्टिविटी, ये लड़का लड़की का मिक्स्ड ग्रुप बनाना है ताकि उनमें आपस में कोई भेदभाव ना हो। जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। लिंग जो है ये सामाजिक बनाया, समाज का बनाया हुआ है, ठीक है। और ये लोगों की एटीट्यूड को प्रभावित करता, लोग रोल को पता कि लड़का का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिहेवियर पैटर्न कैसा होना चाहिए लड़के का और लड़की का, ये सारी चीज़ें बताती है हर सोसाइटी में। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो होता है ना वह वन साइडेड होता है और ये मेन और वुमेन का जो इमेज होता है वो हर समय में बढ़ा चढ़ा कर, मतलब मर्दों को सुपीरियर और लड़कियों को कम आंका जाता है। तो ये जो रोल का असाइनमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर्टिकुलर जेंडर का जो कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, पहले से प्री कंसीव्ड प्रेजुडिसेस के आधार पर है, तो इसे ये अब यह भी मानता है कि पर्टिकुलर जेंडर पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव है। तो ये स्टीरियोटाइप के कुछ मेन होते हैं और कुछ वुमेन होते हैं। तो ये जैसे इस तरह की बातें आती है कि मेन आर नॉट सेंसिटिव, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, वुमेन कैन नॉट बी ग्रेट ड्राइवर्स, ये सब मान्यताएं जो है ये सब चीज़ें स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप को बताता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज है? स्कूल को क्या करना चाहिए? तो स्कूल को जेंडर इक्वलिटी प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब हेल्दी माहौल तैयार करना चाहिए। वहाँ पर मेल फीमेल में, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी हर इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए हर संस्था को कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन वर्क इन सेम ग्रुप, कैन वर्क विथ इक्वल पार्टिसिपेशन। हर काम को लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। टीचर को इंक्लूसिव असेसमेंट करना चाहिए। ऐसी नीतियाँ, ऐसे रणनीतियाँ बनानी चाहिए जिसमें बच्चे दोनों लड़के और लड़कियों को समान अवसर मिले। तो इसलिए ये इसमें है कि मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप बनाकर डिस्कशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है, विच of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? तो जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सा सुटेबल लर्निंग मटेरियल नहीं है? इसमें है टॉकिंग बुक्स, फेड बुलेटिन बोर्ड्स, बोलती किताबें, बात कर रही किताबें नहीं, बोलती किताबें मतलब स्पीकिंग, टॉकिंग बुक्स जो कि बोल किताब को ऑन करके जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो उसे सुन सके। स्मॉल प्रिंट वर्क शीट्स, लार्ज प्रिंट बुक्स, 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स। तो इन जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, जिन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है, वो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, वो
दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। एक होता है पार्शियली साइटेड, दूसरा होता है ब्लाइंड। एक तो जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, दूसरे और एक होते हैं आंशिक रूप से दृष्टिहीन, उन्हें कुछ दिखता है। तो पार्शियली साइटेड ग्रुप जो होता है उसमें होता है कि वो थोड़ा देख सकते हैं, तो वो अपने मतलब दृष्टि को यूज कर सकते हैं, स्पेशल ग्लासेस को लगाकर वो कुछ हद तक पढ़ सकते हैं। तो जिनका विजुअल एक्यूटी होता है, विजुअल एक्यूटी मतलब देखने की क्षमता जो होती है वो 20/200, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको हम पार्शियली साइटेड मानते हैं। तो जिनके देखने की क्षमता जो 20/200 टू 20/70 होती है उनको हम पार्शियली साइटेड कहते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिहीन कहते हैं। मतलब ये पढ़ सकते हैं, स्पेशल ग्लास की सहायता से इन्हें कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। तो अब इनके लिए क्या है कि जो रेगुलर क्लासरूम में होता है, जो फ्रीक्वेंटली विजुअल क्लासरूम होता है, लेकिन उस क्लासरूम में कुछ मॉडिफिकेशन करके टीचर क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत लगाते हैं कि जिसमें दोनों तरह के स्टूडेंट जिनकी आंखें ठीक है और जिनको देखने में जो दृष्टिहीन है या दृष्टिबाधित है, उन्हें दोनों के लिए सुविधा हो। तो इसमें पहला तो है ब्रेल का रिकमेंडेशन किया जाता है। ब्रेल में क्या होता है कि वैसे जिनका लो विजन है वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, उसमें उभरे उभरे अक्षर होते हैं जिन्हें हाथ करकर वो समझ कर पढ़ सकते हैं। ब्रेल के अलावा लार्ज प्रिंट बुक्स और ऑडियो टेप्स भी अवेलेबल हैं। टीचर शुड अलाउ ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट रो में बिठाना चाहिए टीचर को, और सो दैट कि वो ब्लैक बोर्ड को, कौन आंशिक रूप से जो दृष्टिहीन है वो ब्लैक बोर्ड को देख सके, और उनको ब्लैक बोर्ड को पढ़ने के अलावा उन्हें बोल्ड लेटर में लिखने के लिए भी फेल्ट बुलेटिन बोर्ड की सहायता से लिखने के लिए कहा जा सकता है। और उन्हें फिर 3 डायमेंशनल मैप्स और चार्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट भी टीचर के द्वारा यूज होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, हॉस्पिटल जो, वो हैंड लेंस मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी देते हैं ताकि बच्चे अक्षर को बड़ा कर सके। तो इसमें सब ये सारी चीज़ें सुटेबल है, केवल स्मॉल प्रिंट वर्कशीट जो है वो बच्चों के लिए सुटेबल, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। आंशिक रूप से दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स आर नॉट सुटेबल। अगला क्वेश्चन है, द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। अंडरलाइंग बिलीफ जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्निहित विश्वास क्या है। अंडरलाइंग बिलीफ क्या है? प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का प्रावधान। फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन, यह दर्शन कि सभी बच्चों को इक्वल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। Segregation of children on the basis of their abilities and provisioning of vocational training accordingly। तो यहाँ पर क्या है कि योग्यता के बच्चों को अलगाव उनकी योग्यता और के अनुसार, उन्हें योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान। इसके अलावा है डायग्नोस्टिक लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन, उनकी सीमाओं की पहचान के लिए उनकी अक्षमताओं के आधार पर बच्चों का नैदानिक लेबलिंग। यहाँ भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव आंसर खोजना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यही है, या बिलीफ, यह विश्वास है, अंतर्निहित विश्वास है कि फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन, हर बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा,
उसमें कोई भेदभाव नहीं। ये सभी बच्चों को शिक्षा सिस्टम में लाना, चाहे वो जो भी उनमें डिफरेंसेस हो, जो भी डिसेबिलिटी हो, सब बच्चे एक साथ समान नॉर्मल बच्चों के साथ सब बच्चे का क्लास करना, सभी स्टूडेंट का इक्वल राइट है कि एजुकेशन रेगुलर सेटिंग में वो प्राप्त कर सके। यहाँ पर डाइवर्सिटी, हर बच्चा को क्लास में लाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू ग्रो एंड टू ग्रो के लिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्वालिटी और एजुकेशन का प्रोविजन सभी बच्चों के लिए लाता है। और ये डाइवर्सिटी को, क्लासरूम में जो भी विविधता है उसका स्वागत करता है। ये समावेशी शिक्षा, ये प्रोविजन टू इंक्लूड डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ रेगुलर क्लासरूम के वातावरण में शिक्षा दी जाती है। इसके तहत इट रेफर्स टू ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बताता है जो हर बच्चों को अकोमोडेट करता है, चाहे उनका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक जो भी कंडीशन हो, किसी भाषा के हों, किसी भी सामाजिक स्टाटा के हों, उनका सांवेगिक स्तर जैसा भी हो, बौद्धिक स्तर जैसा हो, शारीरिक जैसा हो, सभी बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक सिद्धांत क्या है? इक्विटी और इक्वलिटी, इक्विटी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल इन एजुकेशन फॉर ऑल। उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स के रूप में माना जाता है और स्पेसिफिक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है हर बच्चे के ज़रूरत के अनुसार। सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंस को इसमें ध्यान दिया जाता है और हर बच्चे की ज़रूरत को के हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, on the teaching of which of the following is priority given in social science education at elementary level? एलिमेंट्री प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में किसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है? एनवायरमेंट की, पर्यावरण की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा, ताकि सभी को बचपन से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके हर बच्चे में। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement is not true to the cycle of regarding the life cycle of silkworm? And production of silk fibers. रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम के रेशों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, ये सही है कि रेशम के रेशे कैटरपिलर के द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ, रेशमी रतालू रेशम कीट के कुकून से प्राप्त होता है। द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, मॉथ के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, ये भी सही है। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, तो ये सही नहीं है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि प्यूपा को प्यूपा ही कैटरपिलर में डेवलप करता है, ये कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि सिल्क क्या है। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है या एनिमल फाइबर है। सिल्क को, ये भी हम एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक फाइबर, रेशा, प्राकृतिक रेशा, और इसे हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये कीट के द्वारा मिलता है। ठीक है, रेशम के कीट के द्वारा मिलता है। ये सिल्क बनता है, इससे सिल्क फाइबर किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। प्राइमरीली ये प्रोटीन से बनता है। ठीक है, सिल्क फाइबर प्रोटीन से बनता है, ये याद रखिएगा, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है।
सिल्क सबसे पहले 3500 BC में चाइना में डिस्कवर हुआ था। सिल्क की खोज चाइना में हुई थी 3500 BC में, और ये वहीं से दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता था समुद्री रास्ता से, ट्रेड के द्वारा। मलबरी सिल्क जो है सबसे कॉमन सिल्क है, और मलबरी सिल्क सबसे कॉमन है, और ये मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ दैट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क। सिल्क वर्म को रेयर करना या रेशम के कीड़ों का जो पालन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल क्या है? पहला लाइफ साइकिल जब होता है जब सिल्क मॉथ जो है, सिल्क मॉथ अंडे देती है, फिर कैटरपिलर ऑफ लार्वा एग से बनता है, और सिल्क मॉथ एक के अंडे से कैटरपिलर हैज लार्वा फ्रॉम द हैश्ड फ्रॉम द एग ऑफ सिल्क मॉथ, और वो मलबरी लीव्स खाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ ये लीव्स को खाते 30 डेज तक। थर्ड स्टेज में सिल्क वर्म एक प्रोटेक्टिव कोकून अपने चारों ओर बना लेती है, और इसका साइज जो होता है कॉटन बॉल की तरह, स्मॉल कॉटन बॉल की तरह होता है, सिंगल थ्रेड का सिल्क से बनता है। स्टेज 4 में प्यूपा चेंज इनटू एडल्ट मॉथ। यहाँ क्या लिखा है? प्यूपा डेवलप्स टू कैटरपिलर, इसीलिए ये गलत है। प्यूपा कहाँ किस चीज में बदल जाता है? प्यूपा डेवलप्स एडल्ट मॉथ, मॉथ बन जाता है जो फिर सिल्क तैयार करता है। फीमेल मॉथ लेज एग्स आफ्टर मेटिंग, और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म बिगिंस। तो इसमें क्या क्या होता है? पहले एग्स मॉथ का, फिर कैटरपिलर, उसके बाद है कोकून, फिर बटरफ्लाई। तो सिल्क फाइबर प्रोटीन होता है जो कि कैटरपिलर के द्वारा, सिल्क फाइबर जो होता है ना, सिल्क फाइबर इज प्रोटीन, किसके द्वारा सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय, ये इसको कौन, कैटरपिलर के द्वारा सिक्रेट होता है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये कैटरपिलर के द्वारा होता है। सिल्क यार्न जो है वो कोकून से मिलता है, सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। सिल्क यार्न कहाँ से मिलता है? कोकून ऑफ द सिल्क, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। और लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ कॉल्ड, कैटरपिलर क्या होता है? लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, कैटरपिलर होता है। ठीक है, प्यूपा कैटरपिलर में डेवलप नहीं होता है, तो इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, which of the following glands in human beings secrete more than 3 hormones? मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि 3 से अधिक हार्मोन सिक्रेट करती है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि 3 से ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये स्मॉल मटर के साइज का एक ग्लैंड होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स सेवरल हार्मोन ग्लैंड्स, बहुत सारे हार्मोन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है,
ये ब्रेन में होता है, लोकेटेड इन ब्रेन, मस्तिष्क में स्थिति ये पाया रहता है। कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड इन ब्रेन बिटवीन हाइपोथैलेमस के ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बीच में, एंड पीनियल ग्लैंड के बीच में पाया जाता है। हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हार्मोन्स जो है वो क्या क्या है? ACTH, पूरा नहीं लिख रही हूँ, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ACTH बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH का टेस्ट होता है ना जब आपका थायराइड टेस्ट होता है। फिर LH ल्यूटेनिजाइंग हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं FSH, फिर है प्रोक्लेटिन जिसको PRL कहा जाता है, और ग्रोथ हार्मोन जिसे GH कहते हैं, और मेलैंकोली स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये कितने तरह के हार्मोन जनरेट करता है? मोर देन 3 हुआ, 3, 6, 7 टाइप्स। तो ह्यूमन ये और भी कई ग्लैंड्स ह्यूमन के होते हैं जिसको भी हम नाम से जान ले। आ सकता है थाइमस एक ग्लैंड है, थाइमस, जो लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में, बिटवीन लंग्स, ठीक है। और यहाँ से इससे थाइमोसिन हार्मोन आता है। एड्रेनल जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और पैनक्रियास जो है ये एंडोक्रीन और एक्सोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसा काम करता है। जब ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है तो एक्सोक्राइन होता है, और जब ये हार्मोन इंसुलिन निकालता है तब एंडोक्राइन होता है, ठीक है। फिर थायरॉक्सिन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक में स्थित है, लोकेटेड इन नेक। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन करता है, T4, T3 और कैल्सिटोन। फिर पीनियल जो है ये एपिथैलेमस में होता है, एपिथैलेमस, ये ब्रेन के सेंटर में होता है, नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसका ग्लैंड पाइन कोन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पीनियल है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन बॉडी इज पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया, हम लोग ग्लैंड्स के बारे में जान लिए मैक्सिमम चीज। अब क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू स्लाइड a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the forces? Which of the following? Normal force, ये अपने कमरे में जमीन में पड़े एक बड़े बक्से को खिसकाने के लिए रेशमा को एक बल लगाना चाहिए, वो कौन सा बल से अधिक होगा?
तो नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक फोर्स, जो कि स्थिर बक्से को खिसकाना है। तो इसका आंसर है सी। इसको हम लोग एक्सप्लेन करें कि घर्षण होता क्या है। फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है, जो कि कब होता है? जब बॉडी मूविंग होता है या मूव करना चाहता है सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स है जब बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस के ऊपर जब बॉडी मूव करना चाहता है और एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं होता, तो उसे हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जब वो स्थिर पड़ा हुआ है और उस पर जोर लगाना है, तो वहां पर क्या है कि सरफेस के ऊपर मूव कराना है, लेकिन एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? इसको हम कहते हैं एफ के, और इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस। तो इसमें क्या है कि ये डायनेमिक फोर्स है, जैसा नाम से लग रहा है कि अपोजिंग फोर्स है, कि ये एक्टिव होता है जब बॉडी एक्चुअली मूविंग होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी एक ठीक है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है जो एक्टिव होता है जब बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस, एक्चुअल मोशन इज स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइज लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें निम्नलिखित में से किस सेट में ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो बिजली के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर जिसको कहते हैं? शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस, टैप वाटर, शैम्पू, हनी, नल का पानी, शैम्पू, शहद, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर, नमक का घोल, नींबू का रस और सिरका। तो इसमें आंसर है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल वाटर। इसका आंसर है ए। क्यों ऐसा है? ये कुछ लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कुछ बैड होता है। तो जो बहुत सारा लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टिंग लिक्विड में पास करता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, इससे का रिजल्ट को केमिकल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो है कुछ जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, वो दिस इलेक्ट्रिसिटी को उन पानी के मीडियम में डिसॉल्व करती है। तो विनेगर कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जो कि इलेक्ट्रिक के आयंस को पानी के मीडियम में वो डिसॉल्व कर देती है वाटर में। लाइम जूस सिट्रिक एसिड से बना होता है, ये भी इसके आयन को पानी के मीडियम में डिसॉल्व करता है। सॉल्ट सॉल्यूशन भी उसके आयंस को पानी के मीडियम में डिसॉल्व करता है। डिस्टिल वाटर जो होता है वो सॉल्ट से फ्री होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। टैप वाटर का सम आयन ऐसा होता है जो सोडियम होता है और मैग्नीशियम होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन्स होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर हो गया। हनी पुअर कंडक्टर है क्योंकि शुगर्स को फ्रक्टोज और ग्लूकोज कहा जाता है। शैम्पू इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है, बैड कंडक्टर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इसलिए शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होते हैं। और बाकी सब क्या करते हैं? उसके आयन को डिसॉल्व करते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को
के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंज? कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। भोजन पकाना, पानी उबालना, चीनी को पानी में घोलना। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन, कांच का टूटना, लोहे में जंग लगना। Dissolving salt in water, digestion of food and shredding of paper. तो इसमें से कौन हमें बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज को बताता है। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसको कि हम वापस फिर चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है किस सेट में रासायनिक रूप? वो सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, जो एक बार बदल गया फिर वापस उसमें हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इट इज भोजन का पकाना, पानी का उबालना, चीनी को पानी में घोलना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस? According to testbook.com, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। पानी का उबलना, कांच का टूटना, लोहे में जंग लगना। तो इसमें है कि लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और डाइजेशन ऑफ फूड। तो आंसर हमारा हो गया बी। अब बी आंसर क्यों है? फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे शेप, साइज और सब्सटेंस, कलर, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसी चीज का, वो चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? जब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो खाना जब बनता है तो केमिकल चेंज है खाना बनना। इसमें कह रहा है खाना बनना केमिकल चेंज है। और क्योंकि नए कच्चा चीज पक जाता है और फिर वो कच्चा नहीं हो सकता। वाटर बॉइलिंग, मेल्टिंग आइस, टीयरिंग पेपर, फ्रीजिंग वाटर एंड क्रशिंग कैन ऑल आर फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें इसका रूप नहीं बदलता। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है क्योंकि पेपर जलने के बाद फिर प्रीवियस रूप में नहीं आ सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है क्योंकि रस्ट जब जंग लग जाता है तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, इसलिए बहुत सारे एंजाइम और केमिकल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और शुगर या सॉल्ट का पानी में घुलना फिजिकल चेंज है, इसलिए केमिकल चेंज का सेट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन एंड, क्योंकि इसको फिर हम वापस नहीं ला सकते हैं। So that's all for today. Thank you.